हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन एसटी विथ मनोज गुप्ता में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग यूपी टीजीटी पीजीटी और जीआईसी के एग्जाम 2026 के लिए इसमें हम लोग हिस्ट्री के प्रैक्टिस सेट को देख रहे हैं। हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 3 तक देख लिया है। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को देखने वाले हैं, जो कि आने वाले एग्जाम टीजीटी पीजीटी और जीआईसी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसमें भी इतिहास से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उन सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को देखते हैं। अगर आप लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 3 तक नहीं देखे हों तो जा करके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं दोस्तों। और आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके अवश्य बताइए, और नए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को। इसमें क्वेश्चन नंबर पहला दिया गया है, द इंडियन सैंडहर्स्ट कमेटी की अन्य नाम से भी जानी जाती थी। ये किस अन्य नाम से जाना जाता है द इंडियन सैंडहर्स्ट कमेटी को? तो इसको स्कीन कमेटी के नाम से जाना जाता है। स्कीन कमेटी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, स्कीन कमेटी। स्कीन कमेटी ये जो कि 1925 में इस समिति की नियुक्ति किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा जा रहा है कि कलकत्ता, जो अब कोलकाता है, मेडिकल कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो जो कोलकाता या कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना ये किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था उपरोक्त में से किसी के भी द्वारा नहीं। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना ये विलियम बेंटिंग के द्वारा किया गया था। विलियम बेंटिंग के समय में हुआ था, जो कि 1828 से 1835 तक विलियम बेंटिंग का कार्यकाल था। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना 1835 में हुआ था। इसी के समय में सती प्रथा समाप्त किया गया था 1829 में विलियम बेंटिंग के समय में, और ठगी प्रथा की भी समाप्ति विलियम बेंटिंग के समय में ही 1830 में समाप्त किया गया था। तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। अगर इसका ये किसके द्वारा स्थापना किया गया था, तो ये विलियम बेंटिंग के द्वारा स्थापना किया गया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि कांग्रेस अपने पतन के लिए लड़खड़ा रही है और मेरी भारत में एक बड़ी आशा यह रहेगी कि मैं इसके शांतिपूर्ण मृत्यु में सहयोग दूं। यह किसने कहा है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। ये किसके द्वारा कहा गया है? ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो ये कहा गया है लॉर्ड कर्जन के द्वारा। लॉर्ड कर्जन के द्वारा कहा गया है। ऑप्शन नंबर का सी वाला राइट आंसर होगा, लॉर्ड कर्जन के द्वारा ये कहा गया है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है कि भारत और पाकिस्तान के स्वाधीन होने की घोषणा किस दिन की गई थी? तो क्वेश्चन नंबर 4 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो ये किया गया था 3 जून 1947 को। 3 जून 1947 को ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। तो भारत और पाकिस्तान के बीच, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 3 जून 1947 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा 3 जून 1947। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5 है कि मार्च 1946 में कौन सा मिशन भारत आया था? तो मार्च 1946 में कौन सा मिशन भारत आया था? क्वेश्चन नंबर 5 का इसमें राइट आंसर होगा ये कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में भारत आया था। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन का एक शिष्टमंडल जो कि ये दिल्ली पहुंचा था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारत छोड़ो आंदोलन रूस तथा फ्रांस की क्रांति से कम नहीं था। यह कथन किसका है? तो भारत छोड़ो आंदोलन रूस तथा फ्रांस की क्रांति से कम नहीं था, यह कथन किसका है? तो ये कथन जयप्रकाश नारायण का है। किसका है? जयप्रकाश नारायण का है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, जयप्रकाश नारायण। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 कहा जा रहा है कि सिकंदर जिन्ना समझौता किसके मध्य और कब हुआ था? तो सिकंदर जिन्ना समझौता ये किसके मध्य और कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 7 का इसमें राइट आंसर होगा सिकंदर हयात खान और मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा किया गया था, जो कि ये 1937 में। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। सिकंदर हयात खान और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच में 1937 में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है
कि गांधी जी का दांडी मार्च किससे संबंधित था? तो गांधी जी का दांडी मार्च ये किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 8 का इसमें राइट आंसर होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन से। सविनय अवज्ञा आंदोलन से ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन इसका राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा जा रहा है कि मद्रास के 1927 के कांग्रेस अधिवेशन का जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने साइमन कमीशन के बहिष्कार का प्रस्ताव स्वीकार किया था, तत्कालीन अध्यक्ष कौन थे? तो तत्कालीन अध्यक्ष कौन थे? इसमें डॉक्टर एम अंसारी थे। डॉक्टर एम ए अंसारी थे। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, डॉक्टर एम ए अंसारी थे। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा जा रहा है कि नवंबर 1920 दिल्ली में हुए अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन में शरीक होने वाले एकमात्र हिंदू नेता कौन थे? क्वेश्चन नंबर 10 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? ये महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी थे। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, महात्मा गांधी थे। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से बाल गंगाधर तिलक द्वारा अप्रैल 1916 में स्थापित इंडियन होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन नंबर 11 का इसमें राइट आंसर होगा जोसेफ बेपिस्टा। जोसेफ बेपिस्टा थे। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा अप्रैल 1916 में स्थापित इंडियन होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे? तो जोसेफ बेपिस्टा थे। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा जा रहा है कि बंगाल विभाजन के निर्णय को निम्नलिखित में से किस तारीख को लागू किया गया था? तो बंगाल विभाजन ये किस दिन लागू हुआ था? तो 16 अक्टूबर 1905 को। 16 अक्टूबर 1905 को। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन ये जो कि क्या हुआ था, प्रभावी हुआ था। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है कि 64 दिन की भूख हड़ताल के बाद जेल में जीतन दास की मृत्यु हुई थी। किस भारतीय नेता ने जीतन दास की प्रशंसा की थी? क्वेश्चन नंबर 13 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो किस भारतीय नेता के द्वारा जीतन दास की प्रशंसा किया गया था? ये किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रशंसा किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। ये जो कि भूख हड़ताल किए थे। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। 64 दिन के बाद इनकी मृत्यु हो गई थी, जीतन दास की। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 14 है कि लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना ये किसके द्वारा किया गया था? ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा। दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। 1866 में ये लंदन में किया गया था ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी के द्वारा। और आत्मीय सभा की स्थापना 1815 ईस्वी में कलकत्ता में किया गया था राजा राम मोहन राय के द्वारा। और फिर उसके बाद द बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना 1852 में किया गया था। दादा भाई नौरोजी थे इसमें विनायक थे और जमशेद जी थे। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा जा रहा है रेशमी रुमाल षड्यंत्र को संगठित किया था। तो रेशमी रुमाल षड्यंत्र को संगठित किया था, ये किसके द्वारा संगठित किया गया था? ये किया गया था उबैदुल्लाह सिंधी और बरकतउल्लाह के द्वारा। उबैदुल्लाह सिंधी और बरकतुल्लाह के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है द वेव ऑफ इंडिया लाइफ। द वेव ऑफ इंडिया लाइफ नामक पुस्तक को किसने लिखा? क्वेश्चन नंबर 16 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा सिस्टर निवेदिता। सिस्टर निवेदिता के द्वारा द वेव ऑफ इंडियन लाइफ नामक पुस्तक लिखा गया था। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, सिस्टर निवेदिका। अरविंद घोष के द्वारा इनको भगनी निवेदिता भी कहा गया है। अरविंद घोष के द्वारा इनका जो वास्तविक नाम है
मार्गरेट नोबेल था। मार्गरेट नोबेल इनका जो कि वास्तविक नाम था, सिस्टर निवेदिता का। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्नलिखित में से किसने स्त्रियों के प्राचीन अधिकारों का आधुनिक अतिक्रमण संबंधित संक्षिप्त टिप्पणी नामक रचना लिखी है? ये किसके द्वारा लिखा गया है? क्वेश्चन नंबर 17 का इसमें राइट आंसर होगा, ये राजा राम मोहन राय के द्वारा। राजा राम मोहन राय के द्वारा ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, राजा राम मोहन राय के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि ताराबाई सिंधे की प्रसिद्ध पुस्तक स्त्री पुरुष तुलना किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? तो स्त्री पुरुष तुलना ये किस वर्ष प्रकाशित किया गया था? ये 1882 में। 1882 में ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, 1882 में। ताराबाई सिंधे जो कि ये सामाजिक कार्यकर्ता थी, ये महाराष्ट्र की निवासी थी। ये जो कि 1882 में स्त्री पुरुष की तुलना ये जो कि मराठी भाषा में प्रकाशित किया गया था, मराठी भाषा में प्रकाशित किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 19 है कि निम्नलिखित में से किसने 1884 में दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की थी? तो दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 1884 में किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्नलिखित संस्थापकों के उनके द्वारा संपादित बंगाली समाचार पत्र से सुमेलित कराना है। इसमें फाउंडर दिया गया है और बंगाली न्यूज़पेपर दिया गया है। तो राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय का क्या है? तो राजा राम मोहन राय का संवाद कौमुदी है, संवाद कौमुदी जो कि तीसरा सही है, संवाद कौमुदी। ये जो कि 1821 में कलकत्ता में इसका प्रकाशन किया गया था, संवाद कौमुदी क्या। फिर उसके बाद आता है द्वारिकानाथ टैगोर। द्वारिकानाथ टैगोर का क्या है? तो द्वारिकानाथ टैगोर का है बंगदत्त। बंगदत्त तो इसका चौथा सही है, द्वारिकानाथ टैगोर का बंगदत्त। फिर ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का क्या है? ये सोम प्रकाश है, सोम प्रकाश तो इसका पहला सही है, सोम प्रकाश। ये जो कि 1859 में कलकत्ता में इसका प्रकाशन किया गया था। फिर जोगेंद्र नाथ बोस, जोगेंद्र नाथ बोस का क्या है? बंगबासी, बंगबासी तो दूसरा सही है। तो बंगबासी ये जो कि 1881 में कलकत्ता में इसका प्रकाशन किया गया था। ये बांग्ला भाषा में है, सभी ये न्यूज़पेपर ये बांग्ला भाषा में है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए का इसमें तीसरा सही है, बी का चौथा, सी का पहला और डी का इसमें दूसरा वाला सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 21 है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। क्वेश्चन नंबर 21 में, क्वेश्चन नंबर 21 में सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। इसमें दिया गया है 1854 में शिक्षा पर सर चार्ल्स वुड का डिस्पैच हुआ था, सर चार्ल्स वुड डिस्पैच तो इसका पहला सही है। फिर 1882 में जो कि ये डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर आयोग, डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर आयोग तो इसका तीसरा सही है। फिर उसके बाद 1904 में 1904 में ये जो कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम आया था 1904 में, तो चौथा सही है। और 1917 में सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग, तो इसका दूसरा सही है। तो ए का पहला, बी का तीसरा, सी का चौथा और डी का इसमें दूसरा वाला सही है। तो डी का दूसरा वाला सही है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 में बताना है निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करके बताना है आपको इसमें से कौन सा सही है। कथन ए में कहा जा रहा है कि 1781 में वारेन हेस्टिंग ने कलकत्ता मदरसा की स्थापना की और 1791 में जोनाथन डंकन ने वाराणसी में संस्कृत महाविद्यालय की शुरुआत की थी। ये क्या है? सही है, सही है कथन। तर्क आर में कहा जा रहा है कि ये दोनों संस्थान कंपनी के न्यायालयों में कानून के प्रशासन की सहायता करने के लिए योग्य भारतीयों की नियमित आपूर्ति उपलब्ध करवाने के लिए डिजाइन किए गए थे। तो ये भी इसमें सही है। कथन और तर्क इसमें दोनों सही है और इसका स्पष्टीकरण भी है।
तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। ए और आर दोनों सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण कर रहा है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है कि प्रथम सूची में सैन्य अधिकारियों के नाम दिए गए हैं और द्वितीय सूची में 1857 के युद्ध की शुरुआत के समय उनके द्वारा धारित पद का विवरण देती है। तो आपको इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। क्वेश्चन नंबर 23 में इसमें दिया गया है कर्नल मिशेल। कर्नल मिशेल ये जो कि बहरामपुर में स्थित 19वीं नेटिव इन्फेंट्री के कमांडिंग ऑफिसर थे। तो ये कहाँ के थे? बहरामपुर में स्थित थे। तो इसका तीसरा सही है जनरल हिरेसी। जनरल हिरेसी ये जो कि बैरकपुर में स्थित 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के कमांडिंग ऑफिसर थे। तो ये 34वीं के थे बैरकपुर में। तो इसका दूसरा सही है। और जनरल हैविट ये जो कि मेरठ के कमांडिंग ऑफिसर थे। ये मेरठ के कमांडिंग ऑफिसर थे। तो चौथा सही है। ह्यूज व्हीलर ये जो कि विद्रोह के समय कानपुर में कमांडिंग ऑफिसर थे। तो पहला सही है। तो ए का तीसरा, बी का दूसरा, सी का चौथा और डी का इसमें पहला वाला सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। डी का पहला ऑप्शन नंबर इसके डी वाले में दिया गया है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा 1857 का विद्रोही था जिसने अपने इलाके यानी कि देश 84 के किसानों को लामबंद कर एक अंग्रेज अफसर के बंगले को हॉल ऑफ जस्टिस में परिवर्तित कर दिया था। तो निम्नलिखित में से कौन सा 1857 का विद्रोह था जिसने अपने इलाके यानी देश 84 के किसानों को लामबंद करके एक अंग्रेज ऑफिसर के बंगले को हॉल ऑफ जस्टिस में परिवर्तित कर दिया था। तो ये कौन था? क्वेश्चन नंबर 24 का इसमें राइट आंसर होगा ये था शाहमल। शाहमल था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा शाहमल। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 25 है। ये 1857 के विद्रोह से पहले दिल्ली का कोतवाल कौन था? 1857 के विद्रोह से पहले दिल्ली का कोतवाल कौन था? तो ये था गंगाधर नेहरू। गंगाधर नेहरू था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा गंगाधर नेहरू। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 26 है। यूपी किसान सभा का गठन कब हुआ था? यूपी किसान सभा का गठन कब हुआ था? ये हुआ था फरवरी 1918 में। फरवरी 1918 में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फरवरी 1918 में किया गया था। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है। क्वेश्चन नंबर 27 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने 1831 के रामोसी विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो रामोसी विद्रोह का नेतृत्व ये किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था रामोसी विद्रोह का नेतृत्व चित्तूर सिंह के द्वारा। ये जो कि पश्चिमी घाट सतारा में चित्तूर सिंह और उमाजी राजे के द्वारा। तो इसमें उमाजी राजे हैं, चित्तूर सिंह और उमाजी राजे। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है ये 1831 में किए थे और चित्तूर सिंह जो कि 1822 में नेतृत्व किए थे सतारा से। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 28 है कि सन 1855-56 में बिहार और बंगाल की जनजाति ने कुल्हाड़ी और तीर धनुष से युक्त होकर अपने क्षेत्र से ब्रिटिश शासन को अस्थायी तौर पर उखाड़ फेंका। तो ये कौन थे? कौन से जनजाति था? क्वेश्चन नंबर 28 के इसमें राइट आंसर होगा संथाल जनजाति। संथाल जनजाति। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा संथाल जनजाति। ये जो कि बिहार और बंगाल में संथाल जनजाति 1855-56 में ये तीर धनुष से युक्त होकर के ब्रिटिश शासन को अस्थायी तौर पर उखाड़ फेंका था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 29 है कि राष्ट्रवादियों द्वारा भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की परोपकारी नहीं की गई? तो क्वेश्चन नंबर 29 का इसमें राइट आंसर होगा कि बड़े उद्योगों की स्थापना के लिए विदेशी पूंजी को आमंत्रण। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। यही इसमें क्या हुआ? नहीं पैरोकारी की गई थी। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 30 है कि निम्नलिखित में से किस कंपनी अधिकारी ने कहा कि भारतीय वस्त्रों की मांग कभी कम नहीं की जा सकती क्योंकि कोई अन्य देश समान गुणवत्ता के सामान का उत्पादन नहीं करते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 30 का इसमें राइट आंसर होगा हेनरी
पतुलो, हेनरी पतुलो के द्वारा कहा गया है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, हेनरी पतुलो के द्वारा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 है कि निम्नलिखित में से किसने मई 1867 में एक शोध पत्र इंग्लैंड से डेब्यू टू इंडिया प्रस्तुत किया? वह धन निष्कासी यानी कि ड्रेन के पहले मान्यता प्राप्त सिद्धांतकार थे। क्वेश्चन नंबर 21 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? ये कौन थे? तो ये थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, दादा भाई नौरोजी। इसमें दादा भाई नौरोजी ने भारतीयों की आय जो बताया था ये 20 रुपए बताया था, प्रति व्यक्ति 20 रुपए बताया था अनुमानिक आय। फिर क्वेश्चन नंबर 32 है कि 1855 का सहारनपुर कानून किससे संबंधित था? ये किससे संबंधित है? 1855 का सहारनपुर कानून ये संबंधित है राजस्व से, राजस्व से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, राजस्व से। फिर क्वेश्चन नंबर 33 है कि निम्नलिखित में से किस विनियमन ने न्यायालय विधि की किसी अनुमानित के बिना लगान का भुगतान न करने के मामले में काश्तकारों की संपत्ति जब्त करने का अधिकार जमींदारों को दे दिया था? तो क्वेश्चन नंबर 33 का इसमें राइट आंसर होगा, ये दिया था 1799 और 1812 के विनियमन के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, 1799 और 1812 के विनियमन के द्वारा दिया गया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 34 है कि निम्नलिखित में से किसने 1897 ईस्वी में वेल्बी आयोग के सम्मुख प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था? क्वेश्चन नंबर 34 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, गोपाल कृष्ण गोखले ने। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 35 है। क्वेश्चन नंबर 35 में कहा जा रहा है कि किस सरकारी अधिनियम के तहत संथाल परगना को आंशिक विशिष्ट क्षेत्र घोषित किया गया था? जहां विधायिका का कोई भी अधिनियम तब तक लागू नहीं हो जाता जब तक कि राज्यपाल इसे पूर्व सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा निर्देशित नहीं करते हैं। ये किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? ये भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, भारत सरकार अधिनियम 1935। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 है कि किस अधिनियम के तहत भारत सीधे राज्य सचिव के माध्यम से कार्य करते हुए राज्यपद द्वारा और उसके नाम पर शासित होगा? ये किस अधिनियम के तहत किया गया था? ये किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1858 में, भारत सरकार अधिनियम 1858 में। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 है कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के बारे में कौन सा कथन सही है? तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के बारे में बताना इसमें से कौन सा कथन सही है? तो इसने बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी को बंगाल के अधीन कर दिया था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को बंगाल के अधीन कर दिया गया था, ये जो कि पिट्स इंडिया एक्ट के तहत 1784 में। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 है कि मराठा सरदार महाजी सिंधिया और राजपूतों के मध्य तुंगा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? ये जो तुंगा का युद्ध हुआ था ये हुआ था 1787 में, 1787 में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, 1787 में ये राजपूतों और महादजी सिंधिया के द्वारा तुंगा का युद्ध लड़ा गया था। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 है कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस था। कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। हैदर अली की मृत्यु के बाद उसका पुत्र टीपू सुल्तान शासक बना था तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 40 है कि 1772 तक बंगाल में अंग्रेजों के द्वारा नियुक्त नायब दीवान मुख्यतः क्या किया करते थे? ये क्या किया करते थे? क्वेश्चन नंबर 40 का इसमें राइट आंसर होगा, ये भूराजस्व की प्राप्ति का काम, भूराजस्व की प्राप्ति का काम करते थे। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 41 है। क्वेश्चन नंबर 41 में कहा जा रहा है कि अवध के अंग्रेजी राज्य में विलय के समय वहां का नवाब था, तो वहां का नवाब कौन था? क्वेश्चन नंबर 41 का इसमें राइट आंसर होगा वाजिद अली शाह था। कौन था? वाजिद अली शाह था। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, वाजिद अली शाह था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 42 है। क्वेश्चन नंबर 42 में कहा जा रहा है कि भारतीय निर्यातों के
भावी खरीदार ब्रिटिश शासनकाल में लंदन स्थित भारत सचिव को निम्नलिखित में से किसे खरीदने के लिए उसने पाउंड स्टर्लिंग भुगतान करते थे, पाउंड स्टर्लिंग भुगतान करते थे। तो क्वेश्चन नंबर 42 का इसमें राइट आंसर होगा काउंसिल बिल पर, काउंसिल बिल पर ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा काउंसिल बिल। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 है कि दक्षिण भारत में किसमें मसूलीपट्टनम में कारखाने स्थापित किए गए थे। तो दक्षिण भारत में कब मसूलीपट्टनम में कारखाना स्थापित किया गया था? ये किया गया था 1611 में, 1611 में ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा 1611 में। 1611 में दक्षिण भारत में पहला ब्रिटिश कारखाना था जो कि मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम में स्थापित किया गया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 44 है एस्टाडो द इंडिया निम्नलिखित में से किस नाम से लोकप्रिय था? तो ये पुर्तगाली का ईस्ट इंडिया कंपनी था, पुर्तगाल का ईस्ट इंडिया कंपनी था। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा एस्टाडो द इंडिया के नाम से फेमस था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 45 है। क्वेश्चन नंबर 45 में कहा जा रहा है कि 1771 में वारेन हेस्टिंग ने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को कड़ा और इलाहाबाद के जिले से वंचित क्यों कर दिया? क्वेश्चन नंबर 45 का इसमें राइट आंसर होगा क्योंकि बादशाह ने मराठों का आधिपत्य स्वीकार किया था, क्योंकि बादशाह ने मराठों का आधिपत्य स्वीकार किया था इसीलिए इसने वंचित किया था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा वारेन हेस्टिंग ने। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 46 है रोशनाई आंदोलन किस क्षेत्र से संबंधित था? रोशनाई आंदोलन ये किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा उत्तर पश्चिम से, उत्तर पश्चिम से। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा उत्तर पश्चिम से संबंधित है। फिर क्वेश्चन नंबर 47 है कि तानसेन निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है? तानसेन ये निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 47 के इसमें राइट आंसर होगा ग्वालियर से। ये कहाँ से है? ग्वालियर से है तानसेन। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा ग्वालियर से। इनका तानसेन का मूल नाम क्या था? रामतनु पांडे था इनका मूल नाम, रामतनु पांडे था। ये अकबर के नवरत्नों में शामिल थे। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 48 है कि यह किसका अभिकथन है कि शिवाजी का स्वराज कुछ भी नहीं था, केवल वतन की प्राकृतिक था। क्वेश्चन नंबर 48 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा आंद्रे विक्की, आंद्रे विक्की। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा आंद्रे विक्की का यह कथन है कि शिवाजी का जो स्वराज है यह कुछ भी नहीं था, केवल वतन की प्रतिकृति था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 49 है कि 1689 में संगमेश्वर में संभाजी को किस ऊर्जावान मुगल अफसर ने बंदी बनाया था? क्वेश्चन नंबर 49 का इसमें राइट आंसर होगा मुकर्रब खान, मुकर्रब खान के द्वारा बनाया गया था बंदी संभाजी को। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 है कि निम्नलिखित बाहियों में से किन बाहियों में राजकीय भवनों के निर्माण का विस्तृत विवरण मिलता है? ये किसका मिलता है? ये मिलता है कमठाना बाहिया का, कमठाना बाहिया का। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा कमठाना बाहिया इसका राइट आंसर होगा। हुकूमत बाही का इसमें राजा के आदेशों की नकल होती थी और खरीता बाही की इसमें पत्राचारों का वर्णन किया जाता था और हकीकत बाही की इसमें राजा की दिनचर्या का उल्लेख किया जाता था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 51 है नुस्खा ए दिलसुका, नुस्खा ए दिलसुका किस सम्राट के इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत है? तो ये किसका है? तो ये औरंगजेब का है, औरंगजेब का है। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा औरंगजेब का है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 52 है कि अकबर के शासनकाल के दौरान मौजूद कुलीनों तथा उसकी धार्मिक नीति के विकास पर नई रोशनी डालने वाले लेखक की पहचान करें। तो कौन था? क्वेश्चन नंबर 52 का इसमें राइट आंसर होगा ये था इक्तिदार आलम खान, इक्तिदार आलम खान था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 53 है कि किस शासक नेक स्थापत्य कला के अंतर्गत भारत में चारबाग पद्धति का सूत्रपात किया है? ये किसके द्वारा किया गया था? तो ये बाबर के द्वारा, बाबर के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा बाबर के द्वारा किया गया था। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 54 है कि आगरा के निकट सिकंदरा में किस मुगल शासक का मकबरा है? तो इसमें
अकबर का मकबरा है सिकंदरा में। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, अकबर का मकबरा सिकंदरा में है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 55 है कि जहां ताजमहल को ड्रीम इन मार्बल कहा जाता है, किस स्मारक को ड्रीम ऑफ स्टोन कहा जाता है? तो ड्रीम ऑफ स्टोन ये कहा जाता है पंचमहल को। पंचमहल को ऑप्शन नंबर का बी वाला राइट आंसर होगा, पंचमहल को कहा जाता है, ड्रीम ऑफ स्टोन के नाम से जाना जाता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 56 है, अकबर के शासनकाल के दौरान चेला निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? ये संबंधित थे दासों की दास्ता, दास्तों की दास्ता से। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 57 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। क्वेश्चन नंबर 57 में इसमें दिया गया है परति। परति का मतलब होता है कि वह भूमि जिसे 1 या 2 वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता था। 1 या 2 वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता था। तो परति भूमि क्या होता था? वह भूमि जिसे 1 या 2 वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता था। तो इसका दूसरा सही है। पोलज, पोलज क्या होता था? पोलज वह होता था, वह भूमि जिसे खाली नहीं छोड़ा जाता था, अर्थात सबसे उपजाऊ भूमि होती थी। पोलज सबसे उपजाऊ भूमि होती थी, पोलज। तो इसका क्या होगा? सबसे उपजाऊ भूमि होती थी पोलज। तो इसमें पहले का दूसरा सही है। पोलज वह भूमि जिसे कभी खाली नहीं छोड़ा जाता था, तो पहला सही है, जो कि ये सबसे उपजाऊ भूमि होता था। फिर बंजर, बंजर क्या होता था कि वह भूमि जिसे 5 वर्षों से अधिक के लिए खाली छोड़ दिया जाता था। वह भूमि जो 5 वर्षों से अधिक के लिए खाली भूमि छोड़ दिया जाता था, चौथा सही है। चाचर वह भूमि जिसे 3 या 4 वर्षों के लिए खाली छोड़ा जाता था, उसे चाचर कहा जाता था। तो इसका राइट आंसर होगा ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का इसमें तीसरा वाला सही है। तो डी का तीसरा वाला सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 58 है कि दहसाला प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? दहसाला प्रणाली की शुरुआत ये अकबर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, अकबर के द्वारा। इसे आईने ए दहसाला कहा जाता है। यह 10 वर्षीय बंदोबस्त होता था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 59 है कि अभिकथन ए और तर्क आर दिया गया है। आपको इसमें पढ़ करके सही उत्तर का चयन करना है। इसमें अभिकथन में कहा जा रहा है कि अकबर ने मुगल साम्राज्य को इसकी अत्यधिक सुव्यवस्थित और केंद्रीकृत संरचना प्रदान की थी। अकबर ने मुगल साम्राज्य को इसकी अत्यधिक सुव्यवस्थित और केंद्रीकृत संरचना प्रदान किया था, जो कि ये क्या है? सही है, सही है। फिर उसके बाद आता है कारण आर में कहा जा रहा है, कारण आर में कहा जा रहा है कि वह भारत में सार्वभौमिक भूस्वामित्व का दावा करने में सक्षम था। ये जो कि क्या है? गलत है। तो इसमें क्या है कि ए सही है, आर गलत है। ए सही है परंतु आर गलत है। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 60 है, जागीरों के हस्तांतरण की व्यवस्था किसके अधीन प्रचलित थी? क्वेश्चन नंबर 60 का इसमें राइट आंसर होगा मुगलों के। मुगलों के, ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, मुगलों के। फिर क्वेश्चन नंबर 61 है कि निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए औरंगजेब के शासनकाल में। तो औरंगजेब के शासनकाल में आपको कालानुक्रम को व्यवस्थित करना है क्वेश्चन नंबर 61 में। तो सबसे पहले क्या हुआ था? पुरंदर की संधि जो कि जून 1700 सॉरी पुरंदर की संधि जो कि जून 1665 में जयसिंह और शिवजी के मध्य हुआ था, शिवाजी के मध्य हुआ था। तो पुरंदर की संधि सबसे पहले आएगा, ये पुरंदर की संधि। फिर उसके बाद पुरंदर की संधि के बाद गुरु तेग बहादुर की शहादत जो कि 1675 में हुआ था, गुरु तेग बहादुर की शहादत। फिर उसके बाद आता है इसमें जजिया का पुनः आरोपण, यानी कि जजिया कर पुनः से लगाया गया था 1679 में। जजिया पुनः लगाया गया था, ये दूसरे नंबर पे आएगा। फिर उसके बाद आएगा जजिया के बाद मेवाड़ की संधि किया गया था 1681 में। मेवाड़ की संधि 1681 में किया गया था। फिर उसके बाद मेवाड़ की संधि के बाद इसमें बीजापुर की विजय किया गया था, ये तीसरे नंबर पे आएगा, बीजापुर की विजय। बीजापुर की विजय जो कि 1686 में किया गया था। और फिर उसके बाद गोलकुंडा की विजय किया गया था। गोलकुंडा की विजय, ये जो कि गोलकुंडा की विजय कब किया गया था? तो 1687 में। ये कब? ये चौथे नंबर पे आएगा।
फिर उसके बाद संभाजी को बंदी बनाना व प्राण दंड देना। तो संभाजी को बंदी बनाना व प्राण दंड देना ये जो कि 1689 में किया गया था। ये 5वें नंबर पे आएगा। तो इसका सही क्रम क्या होगा? इसका जो सही क्रम होगा वह है BACED। BACED ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 62 है कि जहांगीर के शासनकाल में नूरजहां की मां द्वारा खोजे गए गुलाब के इत्र का क्या नाम था? क्वेश्चन नंबर 62 का इसमें राइट आंसर होगा इत्र जहांगीरी। इत्र जहांगीर था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा इत्र जहांगीर। ये जो कि नूरजहां की मां अस्मत बेगम ने गुलाब के इत्र बनाने की विधि का आविष्कार किया था, जिसे इत्र जहांगीरी या रोमन में ए जहांगीरी भी कहा जाता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 63 है कि किस राजपूत शासक के दरबार में अकबर का जन्म हुआ था? तो अकबर का जन्म ये राणा बीरसाल, राणा बीरसाल ऑप्शन नंबर का फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, जो कि इनका जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में हमीदा बानो के गर्भ से अमरकोट के राजा बीरसाल के महल में हुआ था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 64 है शेरशाह सूरी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? शेरशाह सूरी के संदर्भ में बताना है कौन सा कथन सत्य है। तो पहला है कन्नौज के युद्ध के पश्चात वह भारत का शासक बना, जो कि सही है। उसने बंगाल के गवर्नर के पद को समाप्त करके 47 सरकारों में विभक्त कर दिया जो सीधे उसके नियंत्रण में थे। तो ये भी सही है। दोनों इसमें कथन क्या है? सही है शेरशाह सूरी के संबंध में। ऑप्शन नंबर का सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 65 है कि निम्नलिखित में से कौन से युद्ध बाबर ने जिहाद की घोषणा और विजय के उपरांत गाजी की उपाधि धारण की थी? क्वेश्चन नंबर 65 का इसमें राइट आंसर होगा ये था खानवा का युद्ध में। खानवा के युद्ध में जो कि ये मार्च 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था, बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। क्वेश्चन नंबर 66 है कुतुबन ने एक रहस्यात्मक प्रेमाख्यान की काव्य पुस्तक हिंदी में लिखी है, तो इसका नाम बताना है कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 66 का इसमें राइट आंसर होगा मृगावती। मृगावती ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा मृगावती। ये जो कि कुतुबन इसके लेखक हैं और मृग नयनी के लेखक वृंदावन वर्मा है, वृंदालाल वर्मा। फिर उसके बाद आता है चित्रावली के कौन है? उस्मान है चित्रावली के। और माधवी मालती के मलिक मंझन है, माधवी मालती के। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 67 है फुतूह उस सलातीन रचना का संबंध किस इसके इतिहास से है? तो फुतूह उस सलातीन रचना का संबंध किसके इतिहास से है? तो इसका राइट आंसर होगा बहमनी के इतिहास से है। बहमनी ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा बहमनी। ख्वाजा अब्दुल मलिक इसामी के द्वारा फुतूह उस सलातीन नामक ग्रंथ की रचना किया गया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 68 है ताजुल मासिर के लेखक हसन उल निजामी कहते हैं कि किसने लोगों को बराबरी का न्याय दिया और खुद को शांति का प्रसार करने में झोंक दिया? तो ये क्वेश्चन नंबर 68 का इसमें राइट आंसर होगा ये ऐबक के द्वारा। ऐबक के द्वारा ऑप्शन नंबर का सी वाला राइट आंसर होगा ऐबक की। ये जो कि ताजुल मासरी के लेखक कौन है? तो हसन उल निजामी है, ताजुल मासरी के लेखक हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 69 है। क्वेश्चन नंबर 69 में कहा जा रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। क्वेश्चन नंबर 69 में तो इसमें दिया गया है तुगलकाबाद। तुगलकाबाद ये जो कि क्या है? गयासुद्दीन तुगलक दूसरा सही है। आदिलाबाद, आदिलाबाद ये जो कि मोहम्मद तुगलक तो तीसरा सही है। फिरोजाबाद, फिरोजाबाद ये जो कि फिरोज शाह तुगलक का है। और खिजराबाद ये जो कि अलाउद्दीन खिलजी का। तो ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का चौथा और डी का इसमें पहला वाला सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 70 है सल्तनत काल में जमीन की माप के लिए क्या शब्द प्रयुक्त होता था? तो क्या प्रयोग किया जाता था? ये किया जाता था मसाहत। मसाहत ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, मसाहत का प्रयोग किया जाता था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 71 है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। क्वेश्चन नंबर 71 में सराफ दिया गया है। सर्राफ दिया गया है। सर्राफ क्या होता था? ये जो कि व्यापारी समूह होते थे। तो दूसरा सही है। मेहतरा ए दलालान ये क्या होते थे? तो ये मुख्य दलाल होते थे।
तो मुख्य दलाल इसका चौथा सही है। दलाल ए बजराहा ये क्या होते थे? ये दलालों का एक उपकरण होता था, तो पहला सही है। और मुफ्तजा मुफ्तजा ये जो कि विनिमय पत्र होता था मुफ्तजा, तो तीसरा सही है। तो ए का इसमें दूसरा, बी का इसमें चौथा, सी का इसमें पहला और डी का इसमें तीसरा वाला सही है। तो डी का तीसरा वाला सही है, ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 72 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभिकथन ए और कारण आर दिया गया है। इसमें कहा जा रहा है कि बलबन के राजत्व का सिद्धांत रक्त और लौह की नीति पर आधारित था, जो कि सही है। इसलिए आधारित था क्योंकि ताज की जो प्रतिष्ठा थी वह इल्तुतमिश के उत्तराधिकारियों के अधीन घटी थी। तो ये भी इसमें सही है, दोनों सही है और इसका एक्सप्लेनेशन भी सही है। दोनों सही है और इसका एक्सप्लेनेशन भी सही है। तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 73 है। क्वेश्चन नंबर 73 है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? आपको बताना है इसमें से कौन सा युग्म असंगत है। इसमें दिया गया है याम सेनापति ये जो कि क्या है? गलत है। याम जो कि मंगोलियाई डाक प्रणाली थी, क्या था? मंगोलियाई डाक प्रणाली था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला यही इसमें क्या है? असंगत है। क्वेश्चन नंबर 74 है कि उस संत का नाम बताएं जिसने खड़ी बोली मुक्तों की रचना की है। तो कौन से संत हैं? तो ये दादू दयाल हैं, दादू दयाल हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, दादू दयाल। फिर क्वेश्चन नंबर 75 है कि सिख धर्म में लंगर प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? तो लंगर प्रणाली की शुरुआत ये गुरु अंगद के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, गुरु अंगद के द्वारा किया गया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 76 है, माधव ने भगवान की किस रूप का प्रचार किया था? तो ये किए थे किस रूप का? तो ये दैविता के रूप में किए थे। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 77 है कि किस यात्री ने अपनी पुस्तक में विजयनगर में प्रचलित सती प्रथा का उल्लेख किया था? क्वेश्चन नंबर 77 के इसमें राइट आंसर होगा निकोलो कोंटी। निकोलो कोंटी, ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, निकोलो कोंटी। फिर क्वेश्चन नंबर 78 है कि निम्नलिखित में से किसने खगोल विज्ञान की खोज को प्रोत्साहित किया और दौलताबाद के निकट एक वेधशाला का निर्माण करवाया था? ये करवाया गया था फिरोज शाह बहमनी के द्वारा। फिरोज शाह बहमनी के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 79 है कि किसने अशोक के पाषाण स्तंभों को स्वर्ण स्तंभ कहा है? ये किसके द्वारा कहा गया था? ये कहा गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा स्वर्ण स्तंभ कहा गया था अशोक के स्तंभों को। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 80 है कि निम्नलिखित में से कौन से विषय पर अलाउद्दीन खिलजी एवं काजी मुगिसुद्दीन के मध्य वार्तालाप नहीं हुई थी? क्वेश्चन नंबर 80 का इसमें राइट आंसर होगा ये जो कि राज्य की खम्स में हिस्सेदारी पर। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 81 है कि किस स्थान पर इल्तुतमिश ने गाजी के ताजुद्दीन एलदौज को बुरी तरह पराजित किया एवं बंदी बना लिया? ये किस स्थान पे ये किए थे? तराइन में। तराइन में, ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, तराइन के तृतीय युद्ध में। तराइन के तृतीय युद्ध में, जो कि तराइन का तृतीय युद्ध में इल्तुतमिश ने ताजुद्दीन एलदौज को पराजित करके उसको बंदी बना लिया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 82 है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 82 है कि निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम की दृष्टि से सजाइए एवं नीचे दिए गए कोड के आधार पर उत्तर का चयन कीजिए। तो आपको इसमें कोड के आधार पर उत्तर का चयन करना है। तो सबसे पहले इसमें तराइन का प्रथम युद्ध ही आएगा। तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे इसमें कुतुब मीनार का निर्माण, ये दूसरे नंबर पे आएगा। कुतुब मीनार का निर्माण ये जो कि दूसरे नंबर पे आएगा। कुतुब मीनार का निर्माण ये जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में हुआ था। फिर उसके बाद आता है तीसरे नंबर पे आएगा इसमें राजधानी परिवर्तन, राजधानी स्थानांतरण या राजधानी परिवर्तन, ये तीसरे नंबर पे आएगा। राजधानी परिवर्तन जो कि ये दिल्ली से देवगिरी लाया गया था 1327 में मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। फिर चौथे नंबर पे आएगा तैमूर का आक्रमण, ये चौथे नंबर पे आएगा तैमूर का आक्रमण। तैमूर का आक्रमण जो कि 1398 ईस्वी में हुआ था।
तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ए, डी, बी, सी इसका राइट आंसर होगा। ए, डी, बी, सी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है इसके क्वेश्चन नंबर 83 है कि निम्नलिखित शासकों में से किसने अपने सिक्के के पृष्ठ भाग पर कलिमा का संस्कृत अनुवाद दिया जो कि अव्यक्तम महमूद अवतार है? ये किसके द्वारा लिखवाया गया था? क्वेश्चन नंबर 83 का इसमें राइट आंसर होगा महमूद गजनबी के द्वारा। महमूद गजनबी के द्वारा ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। महमूद गजनबी के द्वारा जो कि सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला यह पहला शासक था महमूद गजनबी। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 84 है कि निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। आपको इसमें ऐतिहासिक घटना दिया गया है, आपको इसमें व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले इसमें क्या आएगा? सबसे पहले इसमें आएगा अजातशत्रु का लिच्छवी के साथ युद्ध। अजातशत्रु का लिच्छवी के साथ युद्ध ये पहले स्थान पे आएगा, जो कि ये युद्ध हुआ था 484 से 468 ईस्वी पूर्व में हुआ था। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे आएगा सिकंदर एवं पोरस के मध्य युद्ध। दूसरे नंबर पे आएगा सिकंदर एवं पोरस के मध्य युद्ध। ये कब हुआ था? तो 326 ईस्वी पूर्व में हुआ था। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे आएगा सिकंदर की मृत्यु हुई थी। ये तीसरे नंबर पे आएगा सिकंदर की मृत्यु। सिकंदर की मृत्यु ये जो कि 323 ईस्वी पूर्व में हुआ था। फिर उसके बाद चौथे नंबर पे आएगा कि अशोक का राज्याभिषेक। अशोक का राज्याभिषेक जो कि 269 ईस्वी पूर्व में हुआ था, ये चौथे नंबर पे आएगा। फिर उसके बाद आएगा अशोक के राज्याभिषेक के बाद इसमें क्या आएगा? गौतमी पुत्र की ने नहपान को हराकर एवं उसकी हत्या कर दी थी 124 ईसा पूर्व में। तो ये 5वें नंबर पे आएगा। तो इसका राइट आंसर होगा डी ई ए सी बी। डी ई ए सी बी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 85 है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। क्वेश्चन नंबर 85 में इसमें दिया गया है पुस्तपाल। पुस्तपाल ये जो कि दस्तावेज प्रभारी अधिकारी होता था। पुस्तपाल क्या होता था? दस्तावेज प्रभारी अधिकारी होता था। तो चौथा सही है। भोगपति, भोगपति ये जो कि तहसील अधिकारी होता था। भोगपति तहसील अधिकारी, तो तीसरा सही है। कुमार अमात्य जो कि ये क्या होता था? सिविल सेवक होता था। सिविल सेवक पहला सही है। और सचवाघाट ये जो कि गुप्त सेवा विभाग का अधिकारी होता था, दूसरा सही है। तो ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का पहला और डी का इसमें दूसरा वाला सही है। तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा डी का दूसरा, ऑप्शन नंबर इसके फर्स्ट वाले में दिया गया है, यही इसका राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 86 है कि निम्नलिखित में से कौन से गुप्तकालीन मंदिर शिखर युक्त निर्मित है? तो गुप्तकालीन मंदिर इसमें से कौन सा जो कि शिखर युक्त स्थित है? तो ये कौन सा है? तो ये है देवगढ़ का मंदिर और भीतर गांव का मंदिर। देवगढ़ और भीतर गांव ये दोनों है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी और डी राइट आंसर होगा। सी और डी ऑप्शन नंबर इसके बी वाले में दिया गया है, यही इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। देवगढ़ का मंदिर ये जो कि उत्तर प्रदेश में झांसी में पड़ता है। और दशावतार मंदिर जो कि सबसे सुंदर मंदिर है। फिर उसके बाद आता है ये जो कि भीतरगांव मंदिर, ये कहाँ पे है? ये भी उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में स्थित है भीतरगांव मंदिर। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 87 है कि सांची के प्राचीन स्थल के संरक्षण के लिए किस शासक ने धन उपलब्ध कराया था? तो किस शासक के द्वारा धन उपलब्ध कराया गया था? ये कराया गया था किसके द्वारा? तो ये करवाया गया था सुल्तान जहां बेगम के द्वारा और शाहजहां बेगम के द्वारा। इन दोनों के द्वारा सांची के प्राचीन स्थल के संरक्षण के लिए धन उपलब्ध करवाया गया था। ये जो कि भोपाल रियासत की महारानी थी शाहजहां बेगम, और उनकी उत्तराधिकारी सुल्ताना जहां बेगम ने भी सांची के स्तूप में संरक्षण के लिए धन का अनुदान दिया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 88 है। क्वेश्चन नंबर 88 में कहा जा रहा है कि 1914 में प्रकाशित द मॉन्यूमेंट्स ऑफ सांची का लेखक कौन है? तो मॉन्यूमेंट्स ऑफ सांची का लेखक 1914 में कौन थे? क्वेश्चन नंबर 88 का इसमें राइट आंसर होगा। तो इसके कौन थे? इसके थे जॉन मार्शल। जॉन मार्शल थे, और थे फ्रेंच फाउचर भी थे, अल्फ्रेड फाउचर भी थे, और जॉन मार्शल भी थे। तो इसमें बी और सी दोनों सही है। बी और सी इसमें क्या है? दोनों सही है।
अल्फ्रेड फाउचर और जॉन मार्शल, ये जो कि 1914 में प्रकाशित द मॉन्यूमेंट्स ऑफ सांची के लेखक हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 89 है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। क्वेश्चन नंबर 89 में भरत जो कि ये नाट्य शास्त्र से संबंधित है, पहला सही है। अश्वघोष ये जो कि सारीपुत्र प्रकरण से संबंधित है, तो तीसरा सही है। चरक, चरक ये जो कि संहिता से संबंधित है, संहिता, चौथा सही है। शूद्रक जो कि मृच्छकटिकम से, तो दूसरा सही है। ए का पहला, बी का तीसरा, सी का चौथा और डी का इसमें दूसरा वाला सही है। तो डी का इसमें दूसरा वाला सही है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। डी का दूसरा ऑप्शन नंबर इसके सी वाले में दिया गया है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 90 है कि किस चंदेल शासक ने प्रतिहार शासक राज्यपाल की हत्या कर दी थी? तो किस चंदेल शासक के द्वारा किया गया था? क्वेश्चन नंबर 90 का इसमें राइट आंसर होगा विद्याधर के द्वारा। विद्याधर के द्वारा, ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा विद्याधर के द्वारा। विद्याधर ये जो कि गुर्जर प्रतिहार शासक राज्यपाल का वध कर दिया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 91 है कि निम्नलिखित में से किस राजा की राजधानी भीनमाल थी? तो भीनमाल ये किसकी राजधानी थी? तो हरिश्चंद्र की थी। हरिश्चंद्र की थी भीनमाल राजधानी। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 92 है कि चोलों के शासन के अंतर्गत पदिकावल कुल्ली क्या है? तो पदिकावल कुल्ली क्या था? चोलों के अंतर्गत जो शासन था। क्वेश्चन नंबर 92 का इसमें राइट आंसर होगा पुलिसकर था। क्या था? पुलिसकर था। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा पुलिसकर ये था। पडिकावल कुल्ली ये जो कि नामक एक अलग कर दिया जाता था, इसे पुलिस कर कहा जाता था। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 93 है कि चोल शासक विजयालय द्वारा तंजौर विजय का उल्लेख किस अभिलेख में हुआ है? क्वेश्चन नंबर 93 का इसमें राइट आंसर होगा तिरुनेटगोलम अभिलेख में। तिरुनेटगोलम अभिलेख में ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 94 है कि भारत में यहूदियों को बसाने को प्राचीनतम उल्लेख किस राजवंश के समय प्राप्त होता है? क्वेश्चन नंबर 94 का इसमें राइट आंसर होगा ये चेर। चेर ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा चेर। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 95 है कि संगम युग के तमिलाहम के पुजारी विद्वान और दार्शनिक थे। तो संगम युग के तमिलाहम के पुजारी और विद्वान और शासक थे, ये कौन थे? क्वेश्चन नंबर 95 का इसमें राइट आंसर होगा ब्राह्मण थे। ब्राह्मण होते थे। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा ब्राह्मण। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 96 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भोज्य पदार्थ प्राचीन भारत में उपलब्ध नहीं था? तो कौन सा भोज्य पदार्थ है जो कि प्राचीन भारत में उपलब्ध नहीं था? तो ये खजूर। खजूर ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा खजूर। ये 712 में सबसे पहले अरबों के आक्रमण के परिणाम स्वरूप खजूर का प्रयोग किया गया था। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 97 है कि ह्वेनसांग के नालंदा बिहार के भ्रमण के समय वहां का निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख था? तो कौन प्रमुख था? तो सीलभद्र थे। सीलभद्र थे। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा सीलभद्र थे। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 98 है। क्वेश्चन नंबर 98 में कहा जा रहा है कि प्रभाकर वर्धन की पत्नी ने उनकी मृत्यु के बाद किस नदी के किनारे अपना आत्मदाह कर लिया था? क्वेश्चन नंबर 98 का इसमें राइट आंसर होगा सरस्वती नदी के किनारे। सरस्वती नदी ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा सरस्वती नदी के किनारे। प्रभाकर वर्धन जो कि ये वर्धन वंश का स्वतंत्र का जन्मदाता था। तो प्रभाकर वर्धन ये जो कि वर्धन वंश का शासक था, इसने परम भट्टारकर और महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया था। इसकी पत्नी सरस्वती नदी के किनारे आत्मदाह कर ली थी। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 99 है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन है और कारण आर दिया गया है। आपको इसमें पढ़ करके सही उत्तर का चयन करना है, कौन सा इसमें सही है। तो इसमें कहा जा रहा है कि गुप्त काल को सांस्कृतिक विकास क्षेत्र में प्रायः क्लासिकल युग कहा जाता है, जो कि सही है। आर में कहा जा रहा है कि गुप्त काल के कलात्मक आदर्शों की प्रशंसा करते हुए यह तर्क दिया जाता है कि ऐसा युग है जिसमें कलात्मक क्रियाकलापों का आश्चर्यजनक विकास देखने को मिला है। ये भी इसमें सही है। दोनों इसमें सही है और इसका सही एक्सप्लेनेशन भी है। दोनों सही है और इसका सही एक्सप्लेनेशन भी है। तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। ए और आर दोनों सही है। ए की सही व्याख्या आर कर रहा है। फिर क्वेश्चन नंबर 100 है कि उन साहित्यिक स्रोतों को चिन्हित कीजिए जो रामगुप्त ध्रुवदेवी की कथा का उल्लेख करता है। तो कौन सा साहित्यिक स्रोत है जो कि रामगुप्त और ध्रुवदेवी की कथा का उल्लेख करता है?
क्वेश्चन नंबर 100 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो इसमें राइट आंसर होगा देवी चंद्रगुप्तम से पता चलता है, काव्य मीमांसा से पता चलता है, हर्ष चरित्र से पता चलता है, मालती माधव ये जो कि यहाँ से पता नहीं चलता है, रामगुप्त और ध्रुव देवी की। तो इसमें पहला, दूसरा, तीसरा सही है। पहला, दूसरा, तीसरा सही है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 101 है कि गुप्त रानी ध्रुवदेवी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है ध्रुवदेवी के बारे में। तो इसका राइट आंसर होगा वह प्रभावती गुप्त की माता थी। वह प्रभावती गुप्त की माता थी, ये जो कि इसमें क्या है, सही नहीं है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 102 है कि किस गुप्त सम्राट को महाराजा धीराज की उपाधि के रूप में वर्णित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 102 का इसमें राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त को। चंद्रगुप्त को ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। ये जो कि गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम को महाराजा धीराज की उपाधि दिया गया था। ये गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 103 है कि हुबिक्स के सिक्कों पर अंकित अहुर मजदा देवता का संबंध किससे है? तो अहुर मजदा का जो देवता का संबंध है, ये पारसी देवता से है। किससे है? पारसी देवता से है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। हुबिक्स जो कि ये कुषाण शासक था, इसने इसके प्रथम के सिक्कों पर रोमा नाम के अंकित मिलता है। अहुर मजदा का संबंध ये जो कि पारसी देवता से है, जो कि ये कुषाण शासक कनिष्क बौद्ध धर्म का अनुयायी था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 104 है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्तूप जनता के सहयोग से बनाया गया था? तो जनता के सहयोग से अमरावती का स्तूप बनाया गया था। अमरावती का स्तूप ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। अमरावती ये जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है, अमरावती का स्तूप ये सातवाहन काल में स्थापित किया गया था। ये जो कि जनता के सहयोग से बनाया गया था। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 105 है कि भारतीय शासक घराने शुंग राजवंश की स्थापना डैश के द्वारा लगभग 185 बीसीई में की गई थी, जिसने मौर्य राजवंश को स्थान लिया था। तो मौर्य राजवंश का स्थान किसने लिया था? ये लिया था पुष्यमित्र ने। पुष्यमित्र ने, ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा पुष्यमित्र। पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना किया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 106 है। क्वेश्चन नंबर 106 में कहा जा रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। क्वेश्चन नंबर 106 में तो इसमें पद दिया गया है और विवरण दिया गया है। प्रादेशिक, प्रादेशिक ये क्या होते थे? प्रांतीय गवर्नर होते थे प्रादेशिक, तो तीसरा सही है। अध्यक्ष, अध्यक्ष क्या होते थे? तो विभागीय अधिकारी होते थे अध्यक्ष, पहला सही है। नागरक, नागरक जो कि ये नगर अधिकारी होते थे नागरक, चौथा सही है। और ग्रामणी, ग्रामणी ये जो कि ग्राम अधिकारी होते थे, दूसरा सही है। तो ए का तीसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का इसमें दूसरा वाला सही है। तो डी का इसमें दूसरा वाला सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 107 है कि अशोक के शासनकाल के दौरान कलिंग क्षेत्र किस प्रांत के अंतर्गत आता था? तो कलिंग क्षेत्र ये किस प्रांत के अंतर्गत आता था? तो ये तोसली के, तोसली ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा तोसली। कलिंग युद्ध का वर्णन 13वें शिलालेख में किया गया है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 108 है कि शासन कला पर लिखी गई पुस्तक अर्थशास्त्र मौर्य काल में किसके द्वारा लिखी गई थी? तो क्वेश्चन नंबर 8 का इसमें राइट आंसर होगा कौटिल्य। कौटिल्य या चाणक्य या विष्णुगुप्त, इन्हीं को कहा जाता है। ये जो कि चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री थे। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 109 है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। क्वेश्चन नंबर 109 में इसमें नाम दिया गया और संबंध क्षेत्र दिया गया है। कुरु जो कि ये पंचाल से संबंध था, कुरु, कुरु का संबंध पंचाल से था। इक्ष्वाकु का संबंध कौशल और अयोध्या से था, कौशल और अयोध्या से था, पहला सही है। विदर्भ, विदर्भ का संबंध दक्षिणी क्षेत्र से था, दूसरा सही है। और है है का संबंध ये जो कि मध्य भारत और मालवा गुजरात से था, चौथा सही है। तो ए का तीसरा, बी का पहला, सी का दूसरा और डी का इसमें चौथा वाला सही है। तो डी का चौथा ऑप्शन नंबर इसके फर्स्ट वाले में ही दिया गया है, यही इसका राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 110 है कि निम्नलिखित में से किसे मगध के महाजनपद के संस्थापक माना जाता है? तो मगध महाजनपद का संस्थापक किसको माना जाता है? तो ये जरासंध को, जरासंध ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा जरासंध। फिर उसके बाद आता है
क्वेश्चन नंबर 111 है कि जिस रूप में विष्णु को शेषनाग पर लेटा हुआ दिखाया गया है उसे कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 111 के इसमें राइट आंसर होगा अंतन, अनंत कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा अनंत या अंतः साई भी कहा जाता है। अंतः साई के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये जो कि देवगढ़ के दशावतार मंदिर में विष्णु को अंतः साई मूर्ति में विद्यमान दिखाया गया है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 112 है कि बौद्ध परंपरा के अनुसार गौतम बुद्ध के ठीक पहले निम्नलिखित में से कौन बुद्ध हुए थे? क्वेश्चन नंबर 112 का इसमें राइट आंसर होगा कश्यप, कश्यप ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा कश्यप। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 113 है। क्वेश्चन नंबर 113 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं था? तो प्रारंभिक जैन साहित्य का इसमें कौन सा भाग नहीं था? तो ये थेरी गाथा जो कि प्रारंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं था। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। प्रारंभिक जैन साहित्य को आगम या सिद्धांत कहा जाता है। इसके अंतर्गत 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकृति, 6 छेद सूत्र और 4 मूल सूत्र विद्यमान है, जो कि ये थेरी गाथा प्रारंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 114 है कि 4 वेदों में कौन सा जैन तीर्थंकर ऋषभ और अरष्ट नेमि का स्पष्ट उल्लेख करता है? तो ये करता है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में अरत अरष्ट नेमि और ऋषभ देव का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा ऋग्वेद में। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 115 है। क्वेश्चन नंबर 115 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित वैदिक देवताओं में से कौन से एशिया माइनर के मित्रांतीय लोगों के धार्मिक जीवन के अंग थे? तो कौन थे? क्वेश्चन नंबर 115 का इसमें राइट आंसर होगा इंद्र और वरुण। इंद्र और वरुण ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, जो कि बोगजकोई अभिलेख में 4 देवताओं का उल्लेख किया गया है। इसमें इंद्र, मित्र, नातत्स्य और वरुण, ये 4 देवताओं का बोगजकोई अभिलेख में मिलता है। बोगजकोई नामक अभिलेख जो कि ये तुर्की से मिला है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 116 है कि निम्नलिखित में से सुमेलित कराना है, सही उत्तर का चयन करना है क्वेश्चन नंबर 116 में सुमेलित करा करके। तो इसमें दिया गया है सबसे पहले ऋग्वेद। ऋग्वेद ये जो कि होत्र संबंधित है। तीसरा सही है यजुर्वेद। यजुर्वेद ये जो कि अधर्यु से संबंधित है। और सामवेद, सामवेद जो कि उद्गाता इसके होते थे। और अथर्ववेद को ब्राह्मण होते थे। तो इसका ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का पहला और डी का दूसरा वाला इसमें क्या है? सही है। डी का दूसरा वाला सही है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 117 है कि हड़प्पा संस्कृति के विनाश के कारण थे। हड़प्पा संस्कृति के विनाश के कारण क्या था? तो इसमें हड़प्पा संस्कृति के विनाश का जो कारण था वह महामारी भी माना जाता है, भारी बाढ़ भी माना जाता है और विदेशी आक्रमण भी माना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। जो ये बाह्य आक्रमण माना जाता है ये गार्डन चाइल्ड और मार्टिमर व्हीलर के द्वारा माना गया है। फिर नदी का जो बाढ़ माना गया है ये मार्शल के द्वारा माना गया है। और प्लेग या मलेरिया जैसी बीमारी जो फैलता है इसके केयू आर कनेडी के द्वारा माना गया है। और जलवायु परिवर्तन आर्लेस्ट स्टेन के द्वारा माना गया है। बृहद जल प्लावन जो कि एम आर साहनी के द्वारा माना गया है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 118 है कि पेस्ट्री रोलर बोर्ड और कटोरे की खोज कहाँ से हुई थी? पेस्ट्री रोलर बोर्ड और कटोरे की खोज ये कहाँ से हुई थी? क्वेश्चन नंबर 112 100 क्वेश्चन नंबर 118 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ये हुआ था आलमगीरपुर से। आलमगीरपुर से ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, आलमगीरपुर से हुआ था। ये आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 119 है कि सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख नगर का नाम क्या है जिसका पश्चिमी एशिया से व्यापारिक संबंध था? तो क्वेश्चन नंबर 119 की इसमें राइट आंसर होगा कालीबंगा। कालीबंगा ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा कालीबंगा। क्वेश्चन नंबर 120 है कि हड़प्पा संस्कृति का उदय भारतीय उपमहाद्वीप के किस भाग में हुआ है? क्वेश्चन नंबर 120 का इसमें राइट आंसर होगा उत्तर पश्चिम में। उत्तर पश्चिम में ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा उत्तर पश्चिम में। क्वेश्चन नंबर 121 है कि राजस्थान में किस स्थल पर एक कंकाल के गले में पत्थर व हड्डियों से हार पाया गया था? तो ये कहाँ से पाया गया है? ये पाया गया है बागौर से। बागौर से ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा बागौर से। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 122 है कि निम्न पूर्व पाषाण काल में मानव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही है?
तो इसमें से कौन सा तथ्य सही है? तो वह कोर उपकरणों का प्रयोग करता था, कोर उपकरणों का प्रयोग करता था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। ये जो कि निम्न पूर्व पाषाण काल के संदर्भ बताना है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 123 है कि पूर्व ऐतिहासिक काल का प्रारंभिक भाग किस रूप में जाना जाता है? ये किस रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है पूरा पाषाण काल के रूप में, पूरा पाषाण काल के रूप में। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, पूरा पाषाण काल के रूप में जाना जाता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 124 है कि झील के किनारे स्थित प्रारंभिक कृषि स्थल था। तो झील के किनारे प्रारंभिक कृषि स्थल कौन सा है? ये है लहुरा देव, लहुरा देव। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, लहुरा देव। यहाँ से प्रारंभिक कृषि साक्ष्य मिला है लहुरा देव से। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 125 है कि समुद्रगुप्त का समकालीन श्रीलंका का राजा कौन था? तो श्रीलंका का राजा मेघवर्धन, मेघवर्ध था। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, मेघवर्ध था। तो हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को देखा है। इसके आगे हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद।